यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। कृषि के साथ साथ आप पशुपालन अवश्य करते हैं। पशुपालन के बिना कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती है। पशुपालन में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। यह व्यवसाय करना थोड़ा कठिन होता है। तो आज डेयरी पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में मादा पशु एवं प्रसूति विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को जोहार। डॉक्टर यादव जी, आज हम लोग झारखंड के पशुपालकों की गंभीर समस्या पर बात करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये आम समस्या है। जब बछिया या गाय गर्मी में आती हैं तो उसका सही समय पर उसका निदान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को यह बताएं कि डेयरी पशु गाय और भैंस गर्मी में जब आती हैं तो इसका क्या लक्षण है। जब गाय और भैंस गर्मी में आते हैं तो सामान्यतः है कुछ लक्षणें एक दूसरे में एक ही जैसे हैं, परंतु कुछ एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। जैसे पहला लक्षण है, यदि पशु गर्मी में आए हैं गाय तो वे चारा खाना कम कर देंगी, और वे यदि दूध दे रही हैं गाय तो दूध का उत्पादन भी कम कर देंगी। अच्छा। और पशु यदि फ्रीली घूम रहा है इधर उधर तो एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और पीछे से शीशे जैसा पारदर्शी स्राव आता है, एकदम साफ, और वो लटकता रहता है उनके पूंछ से पैर के घुटने तक। ये उसके सही लक्षण का समय है। और कुछ पशु गर्मी में आते हैं तो वो कोई स्राव नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो गर्मी में रहते हैं। वो किसान भाई बहन वही पता कर सकते हैं जो उनको रूटीन में डेली चारा पानी खिलाते हैं और दूध दोहते हैं। और जो पशु गर्मी में होते हैं कुछ पेशाब रुक रुक के करते रहते हैं, और भैंसों में अधिकतर लक्षण गायों जैसे ही होती हैं, लेकिन कुछ भैंसें आवाज़ नहीं करती जिस तरह गाय आवाज़ करती हैं। एक लक्षण हो गया अलग दूसरे से। दूसरा यह है, भैंसों में पेशाब करने की जो प्रक्रिया है थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके कई बार करती हैं, एक गायों में कम पाया जाता है। अच्छा। दूसरा, भैंसों में एक लक्षण और है अलग गायों से, जिसे हम बोलते हैं लोकल भाषा में डोका। इसमें क्या होता है कि यदि भैंस दूध दे रही होती है तो दूध निकालने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर उसके थन में दोबारा दूध इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। वो ऐसा लगता है कि दूध अभी दोबारा निकालना है। ये लक्षण गर्मी के समय ही आता है भैंस में, जो कि एक गायों में नहीं पाया जाता है। ये है। और खाना पीना कम कर देते हैं। कभी कभी जो बाछी हैं पहली बार गर्मी में आ रही हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। जब किसान भाई बहन उन्हें अपने एक स्थान से
खोल करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो कभी कभी वे उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे किसान भाई बहन चोटिल भी हो जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में घायल हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि 200-300 केजी वजन की गाय या बाछी हाँ। यदि किसी पशुपालक को बांधने और खोलने के क्रम में उस पर उछलती है हाँ। तो ये उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे समय पे हमारे किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, पशुपालकों को, कि बछिया या गाय गर्म है उस समय बांधने और खोलने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर यादव, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि डेयरी पशु गर्मी में ज़्यादा किस में समय आती है? हाँ, ज़्यादातर डेयरी पशु गर्मी में आधी रात को शांत वातावरण में आते हैं। आधी रात से लेकर के दिन निकलने के पहले तक ज़्यादा पशु आते हैं, लगभग 60 से 70%। अच्छा। और बचे हुए पशु दिन में कभी भी आ सकते हैं। ये मतलब लक्षण है हाँ, गर्म होने का। गर्म होने का। तो आप ये बताइए कि डेयरी पशु गर्मी में किस महीने में ज़्यादा आते हैं? हाँ, गाय और भैंसें वैसे तो पूरे साल भर गर्मी में आती हैं, परंतु भैंसें जो हैं ये ठंडक ऋतु में ज़्यादा आती हैं, जैसे नवंबर से लेकर के फरवरी तक आती हैं जी, ज़्यादा आती हैं। इसमें इनका परसेंटेज 60-70% होता है, जबकि और महीनों में 30 से 40%। डॉक्टर साहब, जब गर्भाधान की बात चल रही है तो एक बात की और जानकारी आप हमारे पशुपालकों और किसान भाइयों को दीजिए कि गर्भाधान करवाने के पहले गर्मी में आए पशुओं की जांच की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी किसान भाइयों को मैं जोर देकर बताऊंगा कि ये जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में एक जटिल समस्या है। कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद पशु ठहरते नहीं हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि वो गर्मी में आने के बाद तुरंत याई वर्कर को बुला करके कृत्रिम गर्भाधान करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी जांच नहीं करवाते हैं। अच्छा। इसका जांच करवाना इसलिए ज़रूरी है कि यदि पशु गर्मी में आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो पशु सही समय पे गर्मी पे है या नहीं, एक। दूसरा, हम ये देखना है उसके बच्चेदानी में कोई संक्रमण तो नहीं है। ये पता हमें गर्मी में आने के समय ही पता चलेगा। इसके आगे और पीछे बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है, उसे हम पता नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल जी। और कभी कभी कुछ पशु जैसे भैंस हैं, वो डिस्चार्ज या स्राव बाहर से नहीं आता, तो उसमें जब हम उसको जांच करवाएंगे तो उस समय थोड़ा सा स्राव बाहर आएगा। जब स्राव आएगा, हम स्राव में यह देखेंगे उस शीशे जैसा पारदर्शी स्राव है या नहीं। यदि पारदर्शी है तो उसे हम कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए बोलेंगे। यदि पारदर्शी नहीं है तो उसको हम कृत्रिम गर्भाधान करवाने से रोकेंगे। उसकी हम दवा करेंगे जिससे उसके बच्चेदानी में कोई भी संक्रमण हो दूर हो जाए। एक बात और है डॉक्टर साहब कि जब डेयरी पशु गर्मी में आते हैं तो और वो जो स्राव बाहर आता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग एकदम शीशे की तरह पारदर्शी होता है, और यदि उसमें कोई भी गंदगी जैसे फटे दूध जैसा या धुंधला कलर या मटमैले कलर का आए तो ये मान जाना चाहिए कि स्राव अच्छा नहीं है। जब तक एकदम पारदर्शिता शीशे की तरह होना चाहिए स्राव, तो अच्छा है वो। ये जो स्राव आता है ये अक्सर देखा जाता है भूरे रंग या सफ़ेद रंग का होता है, तो ऐसे में जो हमारे पशुपालक हैं उनको क्या करना चाहिए? यदि स्राव भूरे या सफ़ेद रंग का है तो ये पशुपालक को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा पशु के बच्चेदानी में संक्रमण हो गया है। हमें इसका तुरंत उपचार करवा लेना चाहिए, नहीं तो यदि हम इसका उपचार नहीं करेंगे तो पशु में कृत्रिम गर्भाधान कराने के उपरांत पशु हमारा गर्भधारण नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि गाय हो या भैंस हो, जब वो गर्मी में आती हैं
तो पहले ये भी बता दीजिए कि गर्मी में आने के बाद वो कितने घंटे तक गर्म में रहती हैं? हाँ, ये सभी किसान भाई बहनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। गाय सामान्यतः है 18 से 20 घंटे तक गर्मी में रहती हैं और भैंस मुख्यतः ये 20 से 24 घंटे तक, ठीक है। ये सामान्य प्रक्रिया है गर्मी में रहने का। जी, यदि गाय या भैंस गर्मी में आती है और एक दिन से बढ़कर 2 दिन हो जाता है, तो इसको कैसे समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? हाँ, यदि कुछ पशु सामान्यतः है वो 20 घंटे से ज़्यादा समय तक गर्मी में रहते हैं, जैसे 30 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे। इस समस्या में हमें यह समझना चाहिए पशु में कोई जटिल समस्या नहीं है। उसमें हमें यह ध्यान देना होता है, हमें इसमें 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाना होता है 12 घंटे के अंतराल पे। अच्छा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे डॉक्टर साहब, जब कृत्रिम गर्भाधान की बात चल रही है और कृत्रिम गर्भाधान से जो फायदे हैं ये पता है कि जब कृत्रिम गर्भाधान होता है तब वो बाछी या बाछा जो गाय जन्म देती है वो भी काफ़ी अच्छे नस्ल का होता है और उससे जो बछिया होती है उससे भी ज़्यादा दूध का उत्पादन मिलता है, ऐसी जो जानकारी है। तो आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, पशुपालक हैं, वो जब उनकी गाय या भैंस गर्म होती हैं, गर्मी में आती हैं, तो ऐसे में किस नस्ल के सांड का उसे सीमन दिलवाना चाहिए? हाँ, हम यहाँ झारखंड में देख रहे हैं मुख्यतः संकर क्रॉस की गाय ज़्यादा पाई जाती हैं। हम इसमें यही बताना चाहेंगे कि पशुपालक के घर जिस नस्ल की गाय या भैंस हैं, कोशिश करें कि उसी नस्ल के सांड का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि कभी हमें देखने को यह मिलता है कि पशुपालक की या किसान की गाय की साइज छोटी है, तो हमें यह कभी भी नहीं गलती करना है। गाय के साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से है, हमें उसी नस्ल के सांड का सीमेन का प्रयोग करना है। नहीं तो यदि हम कृत्रिम गर्भाधान किसी भी सांड से करवा देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम यदि गाय की साइज छोटी है और हम किसी जैसे बड़े नस्ल जैसे गिर और विदेशी नस्ल में हॉल्स्टीन फ्रीज के सांड का सीमेन, फिर ऑस्ट्रेलियन कह सकते हैं, सीमेन प्रयोग करेंगे तो गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद गर्भधारण भी हो जाएगा, परंतु ब्यात के समय बच्चा पैदा होने देने के समय बहुत परेशानी होगी, जिसे हम बोलते हैं डिस्टोकिया। और इसमें कभी कभी बच्चे की और उसके माँ की जान का खतरा रहता है। इससे हमें बचाव करना है। डॉक्टर साहब, गाय या भैंस को गर्भाधान कराने के बाद आज हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए कि गाय और भैंस में गर्भाधान कराने के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या देखनी होगी? गाय या भैंस में कृत्रिम गर्भाधान के उपरांत हमें यह सावधानी रखना है कि पशु यदि अपने घर पे ही बुला करके कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं किसी पशु चिकित्सक से या याई वर्कर से, तो अच्छी बात है। यदि कभी कभी क्या होता है, हम अपने पशु को किसी नज़दीक पशु चिकित्सालय पे ले जाते हैं, तो कभी कभी उस सब में क्या समस्या होती है, हम पशु अपने आप नहीं जाते, उन्हें हम मारते हैं, खींचते हैं, तो उससे पशु डर जाते हैं। उससे ये डर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। जब ले जाते हैं उसके बाद हम उनको कृत्रिम गर्भाधान भी कराएंगे, तो वो जब हमेशा डरे रहेंगे तो उनके अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान कराने के उपरांत गर्भधारण की थोड़ी सी संभावना
कम हो जाती है। डॉक्टर साहब एक बात आपने बहुत अच्छा बताया कि गाय या भैंस उनको ही पता है कि हम अपने घर से उनको अपने घर से कहीं और ले जाया जा रहा है। हाँ, उनको नहीं पता है कि ये गर्भाधान के लिए उनको कहीं ले जाया जा रहा है, पशु चिकित्सक के यहाँ ले जाया जा रहा है या कहीं ले जाया जा रहा है। ये बहुत सामान्य सी बात है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको यदि ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जाएगा तो उसको भी पता है कि वो किसको कहीं और ले जाया जा रहा है, वो वहाँ नहीं जाना चाहता है। इसके पीछे मकसद एक ये देखने को मिलता है, और फिर उसको मार पीट करके डरा करके उसको ले जाया जाता है, तो उसमें एक थोड़ा डर पैदा हो जाता है। हाँ। इससे भी गर्भाधान में हमको लगता है दिक्कत आती होगी। डॉक्टर साहब जी बोलिए। उसमें एक शरीर से हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं कॉर्टिसॉल। वो हार्मोन के स्राव से उसके गर्भधारण की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात ये है। बहुत ही किसानों को जानना होगा। और दूसरी ये है कि जैसे हमें गर्भाधान कराने के लिए जो टाइम है, समय है, कोशिश करें कि सुबह के समय कराएं गर्भाधान। यदि पशु रात में या सुबह आएँ गर्भाधान जी। जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे उनका गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाएगी। और नहीं तो शाम को कराएं गर्मी को महीनों में। यदि महीना ठंडक का हो तो दिन में चाहे जब कराएं, कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने जब गाय गर्मी में आती है तो एक दिन की बात किया, 2 दिन की बात किया। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि गाय या भैंस गर्मी में 2 दिन से भी ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में हमारे पशुपालकों को या किसान भाई बहनों को क्या करना चाहिए? ऐसे समय पे हमें किसान भाइयों को हम यही सलाह देंगे कि उन्हें अपने किसी नज़दीक पशु चिकित्सक से सलाह लें और उसे उस पशु की जांच करवा लें। उसमें कोई बीमारी तो नहीं है जिससे वो गर्मी में बनी हुई है, या एक प्रकार की बीमारी होती है जिससे पशु 3 से 4 या 5 दिन तक गर्मी में बने रहते हैं। उन्हें हम यही करने के लिए तुरंत नहीं कहेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जैसा कि बहुत नज़दीक से देखा सुना हुआ बात है कि जब गाय या भैंस गर्मी में आती हैं उसको गर्भाधान कराया जाता है, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए चाहे सांड से करवाया जाए। ये देखा जाता है कि उनको कई घंटे बैठने नहीं दिया जाता है, और ये भी देखा गया है कि उनके शरीर पर कई बाल्टी पानी डाला गया। इसका मकसद क्या होता है? आप साफ साफ अपने किसान भाई बहनों को बताइए। इसमें किसान भाई जो पशु को बैठने नहीं देते, वो तो उसका बस यही एक मेन मुख्य कारण है, जैसे कि उसका जो सीमेन उसके अंदर गया है वो बाहर ना निकले, इसीलिए रोकते बिल्कुल हैं। सही बात है। हाँ, और दूसरा जो पानी डालते हैं उसका एक मुख्य कारण यही है कि पशु को जो गर्मी से थोड़ा राहत हो जाए, गर्मी से राहत हो जाए हाँ, और पशु ठंडी हो जाए। हाँ, पशु ठंडा हो जाए। हाँ। ठंडा मतलब अच्छा फील करे, हाँ हाँ, अपना अच्छा, फिर उसको लगे अच्छा ठंडा ठंडा लगे, नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल में। कंडीशन। उससे क्या होगा कि शरीर से कॉर्टिसॉल लेवल कम स्राव होगा और गर्भधारण की क्षमता बढ़ जाएगी। उसका यही जी, मुख्य कारण जी, जी। है। ये मतलब माना जाता है कि जो उसके शरीर में गर्मी थी, गर्मी निकल गया, ठंडी हो गई वो। अब जो आगे की प्रक्रिया है गर्भधारण की वो शुरू होती है। और ये भी होता है कि जिसको बोलते हैं गर्भाधान जो किया गया है वो उलट भी जाता है, कभी कभी बाहर भी आ जाता है। तो इससे पशुपालकों को, किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी भी होती है, क्योंकि ये काफ़ी खर्चा वाला प्रोसेस से काम किया जाता है। डॉक्टर साहब, यदि गर्भाधान के बाद दोबारा गाय गर्म ना हो या भैंस गर्म ना हो तो पशुपालकों को या किसान भाई बहनों को क्या समझना चाहिए? यदि पशु कृत्रिम गर्भधारण कराने के 21 दिन बाद 20 से 22 दिन तक गर्मी में नहीं आ रहा है तो पशुपालकों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारा पशु हो सकता है गर्भधारण हो गया है। इसको हमें 2 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि करीब करीब हम जितने झारखंड के आसपास के ज़िलों में गए या ग्रामीण क्षेत्रों में गए, वहाँ पर हमने डेयरी फार्म देखा, पक्की बात है। और बहुत ज़्यादा मात्राओं में ये कह सकते हैं कि दूध का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों से हो करके उसको ला करके बाज़ार में बेचा जा रहा है। और हमारे जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, इससे अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। उनकी आय बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कृषि के साथ साथ जो वो पशुपालन कर रहे हैं उनकी आय दोगुनी हो रही है, आय बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं।
यदि हम प्रति क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से टेम्पो में दूध के जार में, यदि एक जार का देखा जाए तो करीब करीब 50 लीटर का कैपेसिटी होता है, और उस दूध को ला कर के वो अलग अलग क्षेत्रों के सड़कों पर अपने टेम्पो को खड़ा करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि 1000 लीटर दूध का खपत घंटे 2 घंटे में उनका हो जाता है। तो ये सच बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप ये बताइए कि अभी जो स्थिति चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्म है, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि सांडों की संख्या कम हो रही है। यदि ऐसी हालत में गाय या भैंस गर्मी में आती है तो पशुपालकों को क्या करना चाहिए? ऐसे हालातों में हम यही पशुपालकों को बोलेंगे, जिनके पास 20 से 50 पशु हैं, उनको एक सांड रख लेना चाहिए अपने पास। वैकल्पिक में यदि कहा जाए डॉक्टर साहब, 2 रख लेना चाहिए। हाँ, 2। हाँ। इससे क्या होगा, यदि हम जब हमारा पशु गर्मी में आएगा, हम किसी पशु चिकित्सक को कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुलाएंगे, तो यदि उसके पास कोई समय नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे देर में आ रहा है, तो हम वैकल्पिक के रूप में सांड से भी क्रॉस करवा सकते हैं पशु का। और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा क्रॉस कराने पे और सांड से क्रॉस कराने में लगभग 60 से 70% गर्भाधान की क्षमता सांडों में बढ़ जाती है, जो कि कृत्रिम गर्भाधान से 30 से 40% तक ही है। अच्छा। डॉक्टर यादव जी, आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताइए कि गाय हो या चाहे भैंस हो, उसको कृत्रिम गर्भाधान से या फिर सांड के द्वारा गर्भाधान कराने के बाद उसकी जांच कितने दिनों के बाद करवानी चाहिए? हाँ, ये सभी किसान भाइयों को इसे अच्छे से समझना चाहिए। ये हमारे किसान भाई बहन बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हम गांव-गांव घूम कर यही देख रहे हैं, वो यदि पशु को कृत्रिम गर्भाधान करवा दिए या सांडों से क्रॉस करवा दिए हैं अपने पशु को, यदि 1 महीने 20 दिन के बाद पशु गर्मी में नहीं आया, तो यही समझ जाते हैं हमारा पशु गर्भाधान हो गया है। जी। जो कि वो ऐसे उनको चारा पानी दाना खिलाते रहते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने। जब सोचते हैं कि अब पशु हमारा बच्चा देने के स्थिति में आने वाला है, तो पशु खाली मिलता है। इससे बचने के लिए हम यही बार बार सबसे अनुरोध करेंगे, किसान भाई बहनों और जो पशुपालक हैं, 2 महीना बीतने के बाद तुरंत किसी जानकार पशु चिकित्सक से उसे अपने पशु गाय भैंस और पशुओं की जांच कर लें, हमारा पशु गर्भधारण किया है कि नहीं है तो उसे तुरंत गर्मी में लाने के लिए जो भी दवा करना है उसका चालू कर दें, और जिससे कि वो तुरंत गर्मी में आ जाए और उसे हम क्रॉस करवा दें। डॉक्टर यादव जी, गर्भाधान की जब बात चल रही है तो इसमें कहा जाता है कि खान पान पर भी बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। हाँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि बोलता है लोग कि तीसी का खल्ली या सरसों का खल्ली नहीं देना चाहिए। आप अपने किसान भाई बहनों को बताएं कि खान पान और रख रखाव उस समय गर्भधारण की बछिया का या गाय का कैसा होना चाहिए या भैंस का कैसा होना चाहिए? जो पशु गर्भधारण हो गया है, यह निश्चित हो गया है कि पशु हमारा गाभिन हो गया है, तो उन पशुओं को, और जो पशु गाभिन नहीं हैं, उनसे खान पान में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जब उन्हें 5 से 6 महीना गाभिन हुए हो जाएगा, उनको एक अलग स्थान पे रखना चाहिए। अच्छा। नहीं तो कभी कभी पशु आपस में लड़ाई कर लेते हैं, जिससे पशु से बच्चे का एबार्सन होने का डर रहता है। और पशु के गाभिन होने पे उनमें पर 100 किलोग्राम पशु के हिसाब से आधा किलोग्राम दाना बढ़ा देना चाहिए। अच्छा। यदि पशु गाभिन है। इस तरह से यदि पशु 400 किलोग्राम का है तो 2 किलोग्राम दाना बढ़ा दिए जितना देते हैं। यदि पशु 500 किलोग्राम का है तो 2.5 किलोग्राम दाना दिन में एक बार देना ही देना है उसको। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि डेयरी पशुओं में गर्भाधान के समय
किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और हमारे किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर हनुमान प्रसाद यादव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों और पशुपालकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।